एम आर वाज वर्ड दिया हुआ है। इज का मतलब है, एम का मतलब हूँ, आर का मतलब है, वाज का मतलब था थी और वेयर का मतलब थे या थे होता है। ठीक है ना। इज एम आर वाज वर्ड आखिर में आए कहाँ से है? तो दोस्तों ये जो इज एम आर वाज वर्ड है दोस्तों, ये हमारे बी से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बी से। बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बी का मतलब होता है होना। तो इज एम आर वाज वर्ड जो होते हैं ये हमेशा किसी काम को होने के बारे में बताते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? किसी काम के होने के बारे में बताते हैं। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और समझते हैं दोस्तों, थोड़ा और आगे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि इज एम आर वाज वर्ड का प्रयोग किस सेंटेंस में किया गया है, वह सेंटेंस किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों पहचानने का सबसे पहला तरीका है कि जब किसी सेंटेंस में इज एम आर वाज वर्ड का प्रयोग किया गया हो और उस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दिया हो तो वहां इज एम आर किसी एक्सिस्टेंस या स्टेट को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? नहीं आया? फिर सुनिए, अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर वाज वर्ड का प्रयोग किया गया है और उस सेंटेंस में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। मेन वर्ब किसे कहते हैं? मेन वर्ब जिस शब्द को हिंदी में उच्चारण करते समय उस शब्द के अंत में ना शब्द आ जाए और वो ना शब्द आने के बाद वो कोई काम कर रहा हो, कोई काम के बारे में बताता हो, कोई काम करता हो, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ना वाला शब्द वाला कोई, ना वाला कोई शब्द न दिया हो तो वहां पर इज एम आर वाज वर्ड का प्रयोग एक्सिस्टेंस या स्टेट को दिखाने के लिए किया जाता है, मौजूदगी या अवस्था को दिखाने के लिए किया जाता है। अगर कोई चीज है तो किस अवस्था में है, अगर कोई चीज है तो मौजूद है कि नहीं है। इस तरह से एक्सिस्टेंस या स्टेट को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कब दोस्तों? जब किसी सेंटेंस में इज एम आर वाज वर्ड का प्रयोग किया गया हो और उसमें मेन वर्ब न दिया हो। क्लियर हो गया? अभी हम एग्जाम्पल को समझेंगे तो एकदम डिटेल में समझ जाएंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं दूसरा नियम के तरफ। दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? जब किसी सेंटेंस में इज एम आर वाज वर्ड का प्रयोग किया गया हो, अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग किया गया हो और उसके तुरंत पश्चात वर्ब फोर यानी कि जिसमें आईएनजी लगा हो, जिसमें आईएनजी लगा हो का फॉर्म आए तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है या पास्ट कंटीन्यूअस होता है। अगर इज एम आर के साथ में वर्ब फोर आया है, आईएनजी का फॉर्म आया है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। अगर वाज वर्ड के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस होता है। और ये दोनों जो होते हैं किसी काम को कंटिन्यू रूप से होने के बारे में बताते हैं, वहां पर कंटिन्यूटी के बारे में बताते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। अब तीसरा समझ लेते हैं, जब किसी सेंटेंस में इज एम आर वाज वर्ड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, याद रखना दोस्तों, जब कभी भी इज एम आर वाज वर्ड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो आप समझ जाना यह सेंटेंस जो है 100% पैसिव वॉइस का है। ठीक है ना, तो आसानी से आप समझ सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इज एम आर वाज वर्ड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस सब्जेक्ट में इज एम आर वाज वर्ड का प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होता है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। वी यू और दे के साथ में हमेशा आर का प्रयोग होता है। ही सी इट के साथ में इज का प्रयोग होता है। सिंगुलर है तो उसके साथ में इज का प्रयोग होता है, लेकिन प्लूरल है तो आर का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब एक है, अगर सिंगुलर है तो इज लगाना है, प्लूरल है तो आर लगाना है। समझ में आ गया? एक वचन में इज लगाना है, बहुवचन में आर लगाना है। कब लगाना है? जब ये किसी काम को प्रेजेंट में, किसी काम को प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू रूप से होने के बारे में बताए तो। ठीक है, अब यहाँ पर आई वी यू ही सी इट दे सिंगुलर, यहाँ पर भी सब्जेक्ट दिया है। आई के साथ में वाज का प्रयोग करते हैं, वी यू के साथ में वर का प्रयोग करते हैं, ही सी इट के साथ में वाज का प्रयोग करते हैं, दे के साथ में वर का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के साथ में वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के
प्लूरल नंबर के साथ में वेयर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर भी सिंगुलर में वाज का प्रयोग होता है और प्लूरल में वर का प्रयोग होता है, लेकिन कहाँ होता है दोस्तों, जब ये पास्ट टाइम में बीते हुए समय में कोई काम को कंटिन्यू रूप से होने के बारे में बताता हो तब वहां पर हम वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं, या किसी एक्सिस्टेंस या स्टेट को दिखाता है तो हम वहां इज एम आर वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के इज एम आर वाज वर्ग का प्रयोग तीन ही जगह किया जाता है, तीन ही चीजों के लिए किया जाता है। अब हम तीनों चीजों का एग्जाम्पल समझते हैं और यहाँ से आपको कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए ही इज वेरी नॉटी बॉय, ठीक है ना। अब यहाँ से पहचानना है कि जो सेंटेंस लिखा है किस टेंस का है, किस सेंटेंस का है, ठीक है ना दोस्तों। ए क्या ये एक्सिस्टेंस या स्टेट को दिखा रहा है, क्या ये कोई काम को कंटिन्यू होने के बारे में कह रहा है, दिखा रहा है, कि क्या ये पैसिव वॉइस में है, हम पहचानेंगे, ठीक है ना। तो हमारा पहला नियम क्या कहता था कि जब किसी सेंटेंस में इज एम आर वाज वर्ग का प्रयोग किया गया हो, तो किया गया है ना, बिल्कुल किया गया हो, और उस सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, ना वाला शब्द ना हो, जैसे प्ले, गो, कम, ईट, ठीक है ना, इस तरह का कोई वर्ड न दिया हो, कहने का सीधा मतलब है मेन वर्ब न दिया हो। तो देखिए दोस्तों इसमें कहीं मेन वर्ब है, बिल्कुल नहीं मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब ना हो तो वो जो सेंटेंस होता है या तो एक्सिस्टेंस के बारे में बताएगा या तो कंडीशन के बारे में बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें इज एम आर का प्रयोग किया गया है और इसमें कहीं पर भी मेन वर्ब नहीं दिया है। इसका मतलब ये जो है या तो एक्सिस्टेंस के बारे में बता रहा है या तो कंडीशन के। अब देखते हैं किसके बारे में बता रहा है। तो ही इज वेरी नॉटी बॉय, वह बहुत क्या है दोस्तों, बदमाश लड़का है, वो बहुत बदमाश लड़का है। अच्छा बदमाश है तो किस कंडीशन में है, बदमाश के कंडीशन में है ना दोस्तों। तो यहाँ पर एक कंडीशन के बारे में बता रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। दे आर क्लेवर ड्राइवर्स, दे आर क्लेवर ड्राइवर्स, वो चालाक ड्राइवर है, चालक है, वे चालाक क्या है, चालक है। चालक तो है, कैसे चालक है, चालक है ना। तो ये भी क्या कह रहा है, ये भी उनके स्टेट को दिखा रहा है ना। सी वाज अ गुड गर्ल, सी वाज अ गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की थी, वह एक अच्छी लड़की थी। तो लड़की तो थी तो कैसी थी, अच्छी थी, है ना, अच्छी थी। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये भी हमारे क्या कर रहा है, कंडीशन को दिखा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। आई वॉज वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब था। मैं कैसा था, तो गरीब कंडीशन में था, है ना, गरीब स्टेट में था, कंडीशन में था। आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ, कहाँ हूँ, स्कूल में हूँ। ये मेरी क्या कर रहा है दोस्तों, मौजूदगी को दिखा रहा है, ये मेरे एक्सिस्टेंस को दिखा रहा है। सी वॉज आउट ऑफ द स्टेशन, वो शहर से बाहर थी, वह शहर से बाहर थी तो कहाँ, शहर से बाहर, उसकी मौजूदगी को वहां पर दिखा रहा था, आउट ऑफ द स्टेशन, है ना। तो ये हमारा पहला टाइप का, पहला नियम का एग्जाम्पल था। आशा करता हूं। अब हम अपने दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा टाइप ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर वाज वर्ब दिया हो और उसके तुरंत बाद वर्ब फोर दिया हो, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हो, तो किसी काम को कंटिन्यू होने के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, जैसे ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, तो इज एम आर का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं इसके पीछे जो वर्ब है वो उसमें आईएनजी लगा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आईएनजी लगा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कंटिन्यू, किसी काम को कंटिन्यू होने के बारे में बता रहा है। कोई काम है जो कंटिन्यू रूप से हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। यहाँ तक हमको क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये जो कंटिन्यू के बारे में कंटिन्यू कह रहा है, कंटिन्यू काम हो रहा है, तो ये कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है। तो हमें मालूम है दोस्तों इज एम आर एज अ प्रेजेंट टाइम शो करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और वाज वेयर पास्ट टाइम को शो करने के लिए किए जाते हैं। तो इसमें इज और आर का प्रयोग किया गया है, तो ये जो है हमारा प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है
और एक काम जो है कंटिन्यू चल रहा है। तो क्या हो गया दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ना। तो जब किसी सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग किया गया हो और उसके तुरंत बाद वर्ब फोर का प्रयोग हो तो हमारा क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दोनों हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि दोनों किसी काम को कंटिन्यू होने के बारे में बता रहे हैं। ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, वो बेड पर सो रहा है, मतलब सोने का काम अभी भी जारी है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब क्रिकेट अभी भी चल रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ही वाज कटिंग वुड्स, वह लकड़ियां काट रहा था। दे वर क्लैपिंग देयर हैंड्स, वे अपने हाथ को बजा रहे थे या वे अपने हाथ से ताली बजा रहे थे। ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वाज और यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है ना। तो ये जो वाज वर जितने भी हैं ये सभी क्या करते हैं दोस्तों, किसी काम को कंटिन्यू रूप से होने के बारे में बताते हैं। ये जो दो सेंटेंस हम देख रहे हैं, ये दोनों सेंटेंस क्या है दोस्तों, कंटिन्यूअस टेंस है। तो कौन से कंटिन्यूअस टेंस हैं, तो जैसा कि हमें मालूम है दोस्तों, वाज वर का प्रयोग पास्ट टेंस को दिखाने के लिए किया जाता है, पास्ट टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर वाज और वर का प्रयोग पास्ट टाइम में एक काम कंटिन्यू रूप से हो रहा था इसके बारे में दिखाया जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, यहाँ पर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो हमारा दूसरा नियम भी कंप्लीट हो गया। अब समझते हैं हम अपने तीसरे नियम को। तीसरा नियम, तो जब किसी सेंटेंस में इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग किया गया हो, इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग किया गया हो, तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि जब किसी सेंटेंस में इज एम आर वाज वर का प्रयोग किया गया हो और उसके तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो, याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे हम वर्ब थ्री कहते हैं। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में इज एम आर वाज वर के साथ में वर्ब का थ्री फॉर्म लगा हो, वर्ब थ्री लगा हो, तो हमेशा दोस्तों हमेशा वो पैसिव वॉइस होता है। अब देख लेते हैं, इज एम आर में से एक दिया है तो इसके साथ में यहाँ पर पनिश ईडी लगा, इसका मतलब वर्ब थ्री है। तो देखिए इज एम आर के साथ में भी थ्री दिया है, ये हमारा पैसिव हो गया। इज एम आर के साथ में बाउट दिया है, ये भी थ्री है, तो ये भी हमारा पैसिव हो गया। वाज वर के साथ में वन दिया है, वन हमारा भी थ्री है, तो ये भी हमारा पैसिव हो गया। वर के साथ में भी थ्री दिया है स्टोलेन, तो ये भी हमारा पैसिव हो गया। अब दोस्तों कैसे पहचानेंगे कि वो भी3 में है कि नहीं है ना, तो इसके लिए दोस्तों आपको मेन वर्ब के वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 ये 3 पार्ट जो होते हैं इनको अच्छे से दोस्तों याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके आप वर्ब को आसानी से समझ सकते हैं। कौन से वर्ब को, मेन वर्ब को। तो यहाँ तक हमने दोस्तों इज एम आर वाज वर का प्रयोग अच्छे से पढ़ लिया। अब हम चलते हैं हैव, हैज और हैड के प्रयोग पर और उसके बाद समझेंगे बी और बी। इसका दोस्तों इसका भी कई इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला होता है टू शो पोसेशन, टू शो पोसेशन। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, मालिकाना हक, मालिकाना हक। जैसे मान लीजिए ये मेरा कलम है तो इस पे मेरा अधिकार है, उस अधिकार को दिखाने के लिए हम हैव, हैज, हैड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। पहला हो गया। दूसरा परफेक्ट को दिखाने के लिए, परफेक्ट को दिखाने के लिए। परफेक्ट में दोस्तों परफेक्ट में दो आते हैं, परफेक्ट में दो आते हैं। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट और एक होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये दोनों टाइम को दिखाने के लिए हैव, हैज, हैड का प्रयोग किया जाता है। तीसरा दोस्तों हैव, हैज, हैड के साथ बीन का प्रयोग, बीन का प्रयोग करके पैसिव
बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हैव हैज हैड का प्रयोग टू शो पोसेशन, पोसेशन का मतलब मालिकाना हक, अधिकार को दिखाने के लिए किया जाता है। परफेक्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट आते हैं, पास्ट परफेक्ट आते हैं। और हैव हैज हैड के साथ में प्लस बीन जोड़ के, बीन का प्रयोग करके पैसिव बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पहले हम इतने को डिटेल में समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए टू शो पोसेशन, जैसे अब यहाँ पर हैव हैज हैड है तो थोड़ा सा और क्लियर करते चले कि भाई हैव कहाँ लगाएंगे, हैज कहाँ लगाएंगे और हैड कहाँ लगाएंगे, है ना। तो देखिए ये जो हैव है तो आई वी यू दे के साथ में हैव लगता है। क्लियर हो गया, आई वी यू दे के साथ में हैव लगता है। तो सी ही सी ईट, और यहां पर मैं लिख देता हूं सिंगुलर, सिंगुलर, और यहां पर लिख देता हूं प्लूरल। तो देखिए ये हमारे क्या है दोस्तों, ये सभी हमारे सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हमारे साथ होते हैं। आई वी यू दे और प्लूरल नंबर आए तो हम वहां पर हैड का प्रयोग करेंगे। ही सी इट सिंगुलर नंबर आए तो वहां पर हैड का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों जो हैड होता है इसमें हम आई वी यू दे ही सी ईट सिंगुलर या प्लूरल कोई भी आए तो हम वहां पर हैड का प्रयोग करते हैं। इतना तो हमको मालूम हो गया। लेकिन दोस्तों कहां पर, किस परफेक्ट में, अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है ना, कहां पर हम हैव लगाएंगे और कहां पर हम हैड लगाएंगे। तो दोस्तों जब हम किसी प्रेजेंट टाइम को दिखाते हैं तो प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए हैव का प्रयोग होता है, और पास्ट टाइम को दिखाने के लिए हैड का प्रयोग होता है। दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल समझिए। तो पहला है दोस्तों पोसेशन, मालिकाना हक को दिखाने के लिए। जैसे मैं लिखा आई में क्या लगाएंगे है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास कलम है इस पे मेरा ही अधिकार है, इस पे मेरा मालिकाना हक है। तो ये मालिकाना हक को दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हैव का प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आ गया। दूसरा है सी हैज 4 ब्रदर्स, सी हैज 4 ब्रदर्स, उसके 4 भाई हैं, भाई उसके 4 भाई हैं। इसका मतलब वो चारों भाइयों पर उसका क्या है, मालिकाना हक है, उसका अधिकार है। तो अधिकार को दिखाने के लिए हैज का प्रयोग करते हैं। सेम ऐसे हैड का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो उसको भी समझ लेते हैं। दे हैड कार्स, मतलब उनके पास क्या थे दोस्तों, कार थे, गाड़ियां थी, ठीक है ना। उनके पास कार थे, मतलब उनके पास कार थे तो कार उन्हीं के थे, उन्हीं के अधिकार में थे, वो कार पे उन्हीं का मालिकाना हक था। तो मालिकाना हक को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हैड का प्रयोग करते हैं। तो ये जो दोनों है ये प्रेजेंट टाइम के मालिकाना हक को दिखाता है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में जो मालिकाना हक है उसके बारे में बताता है। तो हैड जो है बीते हुए समय में मालिकाना हक या अधिकार के बारे में दिखाता है। इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम एक बात और समझ लेते हैं। जब किसी सेंटेंस में हैव हैज हैड दिया हो, जब किसी सेंटेंस में हैव हैज हैड दिया हो और उस सेंटेंस में मेन वर्ब न दिया हो, देखिए मेन वर्ब है इसमें मेन वर्ब है, इसमें है बिल्कुल नहीं है, तीनों में नहीं है।
तो जब किसी सेंटेंस में हैव हैज हैड दिया हो और उसमें मेन वर्ब नहीं दिया हो दोस्तों, तो वहां पर हम हमेशा पोसेशन को दिखाने के लिए हैव हैज हैड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर मेन वर्ब नहीं था, ये क्या कर रहा था, पोसेशन के बारे में दिखा रहा था। क्लियर हो गया दोस्तों। और ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कहाँ हैव हैज लगाते हैं और कहाँ हैड लगाते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। दूसरा दिया दोस्तों परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप से पूरा हो चुका। अगर कोई काम पूरी तरह से परफेक्टली खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उसको हम कहते हैं परफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्ट दो होते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट होता है, एक पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वर्तमान में कोई काम पूरा हो चुका है उसके बारे में बताता है। और पास्ट परफेक्ट भूत में मतलब बीते हुए समय में कोई काम पूरा हो चुका था उसके बारे में बताता है। और दोनों का प्रयोग करने के लिए हम हैव हैज हैड का प्रयोग करते हैं। तो इसके नियम को पहले समझ लेते हैं, अच्छे से सुनिएगा, नियम को समझ लेते हैं। जब किसी सेंटेंस में हैव हैज हैड दिया हो, जब किसी सेंटेंस में हैव हैज हैड दिया हो और उसके साथ में वर्ब 3 का प्रयोग किया गया हो तो हमारा परफेक्ट टेंस होता है। वो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। समझते हैं यहाँ पर। तो जब किसी सेंटेंस में हैव हैज या हैड कोई भी एक दिया हो और इसके तुरंत बाद V3 दिया हो, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो, तो हमेशा हमारा परफेक्ट टेंस होता है। अब परफेक्ट टेंस कहने का मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। कब प्रेजेंट परफेक्ट होता है और कब पास्ट परफेक्ट होता है ना। तो देखिए दोस्तों, जब हैव हैज दिया होगा और उसके साथ में V3 होगा तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और जब हैड दिया होगा और हैड के साथ में V3 होगा तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। अब तो क्लियर हो गया दोस्तों। हैव हैज दिया है और उसके साथ V3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और हैड है और V3 है तो हमारा पास्ट परफेक्ट होगा। ये वर्तमान में कोई काम पूरा हो चुका है उसके बारे में बता रहा है, और ये पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका था उसके बारे में बता रहा है। क्लियर हो गया। अब तो आप सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। ज्यादा नहीं, मैं 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से समझ के बताएं कि कौन प्रेजेंट परफेक्ट है और कौन पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पर they had gone to market और एक मैंने लिखा he had hunted an animal। टेंस है। ये बताइए कौन प्रेजेंट परफेक्ट है और कौन पास्ट परफेक्ट है। तो चलिए पहचानते हैं। दे हैव दिया है और यहाँ पर गॉन हमारा V3 है। यहाँ पर हैड दिया है और हंटेड हमारा V3 है। मतलब हैव हैड के साथ में दोनों में V3 दिया है। तो देखिए यहाँ पर हैव है तो हैव के साथ में V3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट है ये, है ना। और हैड के साथ में V3 है तो हमारा पास्ट परफेक्ट है। इस तरह से हम आसानी से सेंटेंस को पहचान सकते हैं, बना भी सकते हैं और स्पीकिंग कर भी सकते हैं, है ना, आसानी से। चलिए अब आगे समझ। बीन का प्रयोग करके पैसिव बनाने के लिए भी हैव हैज हैड का प्रयोग किया जाता है। पैसिव बनाने के लिए भी हैव हैज हैड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके साथ में प्लस बीन जोड़ दिया जाता है। कितना आसान है। तो जब कभी भी आप किसी भी सेंटेंस में ये चीजें पा जाए, जैसे हैव हैज हैड
में से कोई एक हो। ठीक है, जब किसी सेंटेंस में हैव, हैज, हैड में से कोई एक हो और उसके साथ में बीन लगा हो और बीन के तुरंत बाद भी3 लगा हो तो आप समझ जाइएगा ये हमारा पैसिव है, ये हमारा पैसिव है। क्योंकि बीन के साथ हमेशा भी3 का प्रयोग होगा तो हमेशा पैसिव होगा। अगर बीन के साथ वर्ब फोर मतलब आईएनजी का प्रयोग होगा तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है, इतना याद रखिएगा। तो हैव, हैज, हैड के साथ में बीन हो और बीन के साथ भी3 लगा हो तो हमारा पैसिव होता है। कैसे? और पेन हैज बीन स्टोलन बाई यू। A pen has been stolen by you. Ram has been punished by teacher. A chair had been बाउट बाई श्याम। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों 3 एग्जाम्पल लिखा हूं, आप लोग समझिए। और पेन हैज बीन स्टोलन बाय यू, तो यहाँ पर अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं आता है, आपको अंग्रेजी लिखना भी नहीं आता, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए हैज है, बीन है, तो हैज ये तीनों में से एक हो गया, ये तीनों में से एक हो गया और उसमें जुड़ा है बीन, यहाँ पर जुड़ा है बीन। अब बीन के बाद देखिए भी3 है कि नहीं है तो पैसिव है, नहीं है तो पैसिव नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए बीन के बाद स्टोलन दिया है, स्टोलन हमारा वर्ब 3 है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस हमारा पैसिव है ना। राम हैज बीन पनिश्ड बाय टीचर, तो यहाँ पर हैज बीन दिया है तो हैव, हैज, हैड के साथ में बीन जुड़ा है और बीन के बाद तुरंत भी3, तो यहाँ पर देखिए पनिश्ड ये भी हमारा भी3 है, ये भी हमारा पैसिव हो गया है ना। यहाँ पे देखिए अ चेयर हैड बीन बाउट बाय श्याम, अ चेयर हैड बीन बाउट बाय श्याम, तो हैड बीन दिया है, हैड दिया है, बीन दिया है और देखिए यहाँ पर बाउट दिया है, बाउट हमारा भी3 है, तो इसका मतलब बीन के साथ भी3 आ गया, मतलब हैड बीन के साथ भी3 आ गया तो हमारा पैसिव वॉइस है। इस तरह से दोस्तों आप इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैज, हैड, बीन का प्रयोग करके आसानी से बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। आप फ्लुएंटली एकदम फ्रैंकली इंग्लिश बोल सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको शुरू करना पड़ेगा। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे दोस्तों तब तक आपको बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप अपने डर को नहीं निकालेंगे तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो आप ऐसे ही जेमार, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, बीन का प्रयोग करके छोटा से छोटा सेंटेंस बनाइए और उसे बोलने का प्रयास कीजिए। जब एक बार 2 बार बोलेंगे थोड़ा सा डर लगेगा और धीरे धीरे डर निकल जाएगा और जैसे ही वो डर निकल जाएगा आप बोलना शुरू कर देंगे। दोस्तों आप ये मत सोचिए कि मुझसे गलती होगा, जब तक ये सोचेंगे कि दोस्तों मुझसे गलती होगा तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने डर को निकालिए और जो आप